चले लेट्स स्टार्ट डेप्रिसिएशन। मुझे सेक्शन का नंबर बताएं जी। सेक्शन 22 सेक्शन 22 डील्स विद depreciation. डेप्रिसिएशन। जो तो अकाउंटिंग के स्टूडेंट है ना, उनको तो बड़ा ही अच्छे तरीके से पता है कि डेप्रिसिएशन होती क्या है। बट जो जो लॉ के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने कुछ और पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग को नहीं पढ़ा हुआ, कोई और उनकी क्वालिफिकेशन है, उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। जैसे फरजाबाद साहब में आपने लॉ को पढ़ा, आपको डेप्रिसिएशन क्या पता है? सर भी पता चला। अभी पता चला है ना, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी आपको बताते हैं, अगर कोई आप एसेट खरीदते हो, क्या जब आप एक प्लांट खरीदते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, उसको ऑपरेट करके उससे चीजें बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए धागे का आप कपड़ा में कन्वर्ट करने के लिए कोई मशीन खरीदोगे। आपने वो मशीन खरीद ली, मशीन आपने सपोज कर लो कि आपने 5 लाख की खरीदी। नहीं, हम थोड़ी सी कीमत बढ़ाते हैं, 1 मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, हम कहते हैं 1 करोड़ की खरीद ली या 10 मिलियन की खरीद ली। आप हर साल क्या करते हो? अपनी टैक्सेबल इनकम मालूम करते हो। उसके लिए मालूम करने के लिए आप कोई इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, या उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है, या अकाउंटिंग जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहा जाता है। मकसद एक ही है कि अपनी परफॉर्मेंस को जांचने के लिए एक स्टेटमेंट का बनाना। मैं स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। आप सेल्स लिखते हो सबसे ऊपर, या इसको रेवेन्यू लिख लेते हो, ये आ रहा है ना जी? जी सर। लाइक आपने रेवेन्यू कमा लिया 4 मिलियन, सर यहाँ तक आ रहे हैं जब ले 4 मिलियन तक आ गया। अच्छा, इसमें से आप लेस क्या करते हो? कास्ट ऑफ सेल। कास्ट ऑफ सेल कैसे मालूम होती है हम नहीं देखते अभी। तो कास्ट ऑफ सेल आपकी सपोज कर लो 2 मिलियन। जब 4 मिलियन में से 2 मिलियन निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है 2 मिलियन। इसमें से हम मुख्तलिफ और एक्सपेंसेस निकालना शुरू कर देते हो। मान लो कि हमने यहाँ पे वो डेप्रिसिएशन नहीं लिखी हुई, यहाँ पे एक खर्चा है जिसको आप कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये जो खर्चा है ये कैसे मालूम होगा, ये किस तरह कैलकुलेट होगा? क्योंकि ये एक डिडक्शन है ना। डिडक्शन क्या है? माइनस है ना। माइनस जो आपकी इनकम जो है, जो ग्रॉस प्रॉफिट को कम करेगा या आपकी सेल्स की वैल्यू को रिड्यूस करेगा, ये वो वाला माइनस है ना, ये वो वाली डिडक्शन है ना। ये कैसे कैलकुलेट करनी है, ये किस तरह मालूम करनी है? एक तो सिंपल तरीका ये है ना कि इधर से मैं हो जाता हूँ कि ये सेल्स है, ये कास्ट ऑफ सेल है, डेप्रिसिएशन को छोड़ो, सीधा सीधा जितने की मशीन ली है वो माइनस कर दो। अगर मशीन ली है आपने 1 करोड़ की, कितने की जी? 1 करोड़ की। अगर इसको माइनस करोगे तो डेफिनेटली आपको मुनाफा तो कोई नहीं हो रहा, आपको तो लॉस हो रहा है। तो ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने क्या ये पढ़ा नहीं हुआ? डिडक्शन नॉट अलाउड, सेक्शन 21 के अंदर कि जो कैपिटल एसेट होगा उसको माइनस नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा। यही पढ़ा था हमने। जी सर, यही पढ़ा था ना। तो जब उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 21 ने कह दिया, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें फिर डेप्रिसिएशन को मालूम करना पड़ेगा। अभी डेप्रिसिएशन कैसे मालूम होती है? पहले डेप्रिसिएशन होती क्या है? आप इस मशीन को सालों साल बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करके आपको कुछ फायदा आएगा। जैसे आप इस्तेमाल करेंगे, इस मशीन की कदर में कमी आएगी, इसकी वैल्यू में कमी आएगी।
वियर एंड टीयर और ऑब्सोलेंस की वजह से, तो जो हर साल वैल्यू में कलर में कमी आएगी उसको हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। ऐसे ही है ना, इसके लिए मुख्तलिफ मेथड हैं, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं। इंग्लिश में हम इसे इस तरह कहा करते हैं, डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ व्हाट, ऑफ कास्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जी इसको मैं आसान करता हूँ कि ये कास्ट है, इसकी सिस्टमैटिक एलोकेट करना है। कैसे? हम कहते हैं ये मशीन की उम्र 5 साल होगी। मशीन की उम्र कितनी होगी? 5 साल। मैं इसको तकसीम कर देता हूँ 5 साल से। लेकिन वो कहते हैं कि जब ये 5 साल पूरे करेगी ना, तो ये जो 10 मिलियन की मशीन है ये 1 लाख में बिक जाएगी। जी इसको हम कबाड़िए को देंगे ना तो फिर भी 1 लाख की बिक जाएगी। स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू कहा जाता है। अब 10 मिलियन माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने का। जल्दी से मुझे निकाल के बताओ कि 10 मिलियन माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आएगा? 19,80,000। 19,80,000 कमोबेश। तो ये क्या हुआ? दिस इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कास्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। दिस इज व्हाट? दिस इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कास्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। दिस इज डेप्रिसिएशन। यही डेप्रिसिएशन है। अभी डेप्रिसिएशन निकालने के कई तरीके हैं। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, इसके कई मेथड है। ये मैंने स्ट्रेट लाइन आपको बता दिया। एक सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड भी है और एक है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। पेपर में क्या आएगा? इज इट ओके? पेपर में क्या आएगा? पेपर में वो कहेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 which method is used for calculating the depreciation। तो आप कौन सा मेथड कहोगे? वो कहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, नॉन ऑफ द अबव। तो आप किसके ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू? आपने कहना है रिटर्न डाउन वैल्यू। तो एक आपका एमसीक्यू यहाँ पे कवर हो गया। हुआ या नहीं हुआ? दो हो गए। एक ये बिलीव इन मी, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स टाइटल। जी टाइटल इज वेरी शॉर्ट। डेफिनेटली ही विल आस्क यू, किसी एक बैच को पूछ लेगा, which section of the income tax ordinance deal with depreciation? So what will you say? Section by. Which method is recommended by the section 22? Return down value या reducing down value या reducing balance method। लेकिन आप याद बेहतर ये return down value। अच्छा, ये हो गया जी। अब क्या होना चाहिए? अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता कैसे है, निकालते कैसे? इसमें दो चीजों का होना जरूरी है कि रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी जी और ये मल्टीप्लाई किस रेट से होगी। दो चीजों का मालूम होना आपके लिए इंतहाई जरूरी है कि रिटर्न डाउन वैल्यू किसे कहा जाएगा और रेट क्या होगा। तो रेट में आपको बता देता हूँ मुख्तलिफ चीज़ों के किस तरह हैं, लेकिन इससे पहले मुझे ना आपको ये बताना भी जरूरी है कि क्या हर एसेट की डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन का मैंने बता दिया, डेप्रिसिएशन का मेथड मैंने बता दिया। तो क्या हर एसेट जो आपके पास होगा उसकी आप डेप्रिसिएशन करेंगे? नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए एक टर्म यूज होगी, एक डेफिनेशन यूज होगी, डेप्रिशिएटेबल एसेट्स। क्या? आपको अगर डेप्रिशिएटेबल एसेट का पता है तो उसकी आप डेप्रिसिएशन करेंगे
बाकी किसी की नहीं करें डेप्रिशिएबल एसेट एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स, आपको डेप्रिशिएबल एसेट्स का पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा आप डेप्रिसिएशन करेंगे। अगर कोई एसेट ये वाला, जी अगर ये एसेट डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में जी नहीं आता तो फिर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। नहीं होगी। अब डेप्रिशिएबल एसेट किसे कहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जी, अभी हम लिखते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स, टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल का तो पता चल रहा है ना सबसे। जी सर। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप हाथ लगा सकते हैं वो टेंजिबल है, और ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप छू नहीं सकते वो एसेट भी है, उसकी वैल्यू भी है, वो है इंटेंजिबल। तो टेंजिबल मूवेबल जो हरकत कर सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको छू भी सकते हैं और वो हरकत भी कर सकती है। एक तो इसकी डेप्रिसिएशन होगी। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, मास वाई, except unimproved land, अनअप्रूव्ड लैंड unimproved land, unimproved land। तो हम ये कहने लगे हैं सिर्फ डेप्रिसिएशन उस एसेट की होगी जो कि डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन में आएगा। अभी डेप्रिसिएबल एसेट कौन से हैं? ये मूवेबल भी हैं और इमूवेबल भी हैं। मूवेबल कौन से? टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल में क्या है? सारे के सारे इमूवेबल्स मास वाई अनइम्प्रूव्ड लैंड। अभी आप कहेंगे सर अनइम्प्रूव्ड लैंड क्या होगा? तो ऐसी लैंड जिस पे जरूरी सहूलियात मुयस्सर नहीं है उसको अनइम्प्रूव्ड लैंड कहा जाएगा। सड़कें नहीं बनी हुई, गलियां नहीं बनी हुई, सीवरेज का सिस्टम नहीं है, लाइटें नहीं है, बिजली नहीं है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ये इम्प्रूव्ड लैंड। ठीक है, तो इससे आपको डेप्रिशिएबल एसेट का पता चल गया। और साथ में ये जो दोनों जिनको मैंने बता दिया इनकी उम्र कम अज कम 1 साल से ज्यादा है। कम अज कम 1 साल से ज्यादा है। और क्या है? और ये इस्तेमाल हो रहे हैं बिजनेस के अंदर चाहे मुकम्मल तौर पर या पार्शियल। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो ट्रू एंड फॉल्स करवा सकता है। यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट only and only if it is completely used in business. So you will say it is a false statement. Accurate statement is only or partially, only or partially, मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर अगर वो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो क्लेम की जा सकती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ अगर बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। और ये एक मैंने बता दिया। और तीसरा पॉइंट जो है कि उसके इस्तेमाल से
एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीसरा पॉइंट के उसके इस्तेमाल से एसेट जो है वो वियर एंड टियर होगा, कदर में कमी आएगी, ऑब्सोलेंस होगी। ऑब्सोलेंट चीज चीज ऑब्सोलीट हो जाती है, काबिल इस्तेमाल नहीं रहती, उसको जैसे कहते हैं ये इस्तेमाल शिट जो काबिल है ये नहीं। ऑब्सोलीट हो गई है, इसको निकाल दिया गया, अब इसकी यूटिलाइजेशन नहीं रही। ठीक है, तो एक ये भी अगर हो लाजमी होना चाहिए, वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस, ये होगी तो आप डेप्रिसिएशन करेंगे और डेप्रिसिएशन की डिडक्शन लेंगे, अदरवाइज आप डिडक्शन नहीं लेंगे। अच्छा, ये था अनइम्प्रूव्ड लैंड। और अगर स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट का भी एक वर्ड यूज होता है इसमें, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट में हर चीज आ जाती है जो कि बनाई गई हो, जैसे बिल्डिंग, जैसे ब्रिज, जैसे आपने कोई और एयरपोर्ट बना दिया, रनवे बना दिया, ये सारे स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट के अंदर आ जाएंगे। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की एक डेप्रिशिएबल एसेट है, मूवेबल टेंजिबल प्रॉपर्टी या एसेट, वो भी डेप्रिशिएबल एसेट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी डेप्रिशिएबल एसेट है, मास बाय अनइम्प्रूव्ड लैंड। तो ये है वो डेप्रिशिएबल एसेट जिनकी डेप्रिसिएशन होनी है, रिटन डाउन वैल्यू की मदद से होनी है, फिर जाके आपने यहाँ पे उसको क्लेम कर देना है। एक और पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एसेट है इसमें क्या आप उस एसेट की डेप्रिसिएशन ले सकते हैं जो आपकी ओनरशिप में है, या ओनरशिप के बगैर भी आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। लो, एक नया क्वेश्चन आ गया। ओन ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है जी ये आ रहा है। ओनरशिप। लेकिन बताएं, क्या एसेट ये मशीन जो है आपकी ओनरशिप में नहीं है, तो क्या फिर भी आप इसकी डेप्रिसिएशन ले सकते हैं? पेपर में क्वेश्चन आ गया, ट्रू एंड फॉल्स बताओ। ले सकते हैं। ले सकते हैं, जिसमें ट्रू अगर यूज हो रहा है तो ले सकते हैं, ले चाहे सकते हैं वो जी। एसेट। हाँ, ये देखो, जी डेप्रिशिएबल एसेट की आप इस तरह करो कि सब सेक्शन 15 निकालो। सब सेक्शन 15 के आखिरी आखिरी जो है ना, वो दो वर्ड पढ़ो डेप्रिशिएबल एसेट के। चार्जेबल टू टैक्स, सी वाला पढ़ना है ना। नहीं, जी ए से ऊपर जो लाइन खत्म हो रही है, ओन्ड बाय अ पर्सन, owned by a person, asset which is owned, जिसकी में आपकी ओनरशिप है, आप उसको डेप्रिसिएबल एसेट कहेंगे। और डेप्रिसिएबल एसेट की आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड की मदद से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन बन गया, यस सर। ये भी क्वेश्चन बन गया है ओनरशिप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन गया सेक्शन, ये भी क्वेश्चन बन गया रिटन डाउन वैल्यू, ये भी क्वेश्चन बन गया पार्शियल या मुकम्मल तौर पर। ओनरशिप मैनेजर्स के लिए होगी। नहीं होगी ना, ठीक है। स्ट्रक्चरल आपने बताया था और उसमें ये भी फिर होगी। इनकी डेफिनेशंस के अंदर भी आपने आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। हम्म। अच्छा, अभी एक और चीज जो है, अब ओनरशिप पे बात करते हैं। ओनरशिप को कहता है कि कुछ एसेट्स जो है वो जॉइंटली ओनरशिप में होते हैं। जी जॉइंटली ओनरशिप कैसे? एक वो कहना चाह रहा है कि एक इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जी इस्लामिक ओनरशिप के साथ ही लिखता हूँ, जी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आपको लोन वगैरह देता है, वो आपको कहता है कि ये वाली मशीन खरीद लो, मैं पैसे दे देता हूँ, दोनों की इकट्ठी ओनरशिप में है। अब बताओ कि क्या समझा जाएगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने ये इंस्टीट्यूशन ने लाइसेंस भी लिया हुआ है SECP से,
और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि मुझे एक फाइनेंशियल इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, लिया हुआ है। तो अब ये ओनरशिप जो है दोनों के पास है। दोनों के पास है। अब बताओ कि ये बिजनेस इसकी डेप्रिसिएशन ले सकता है या नहीं ले सकता? ले सकते हैं। ले सकता है। कैसे? बताओ ना कैसे ले सकता है। तो बस यही है कि बिल्कुल, अगर अब यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि एसेट इज जॉइंटली ओन्ड, एसेट इज जॉइंटली हो। जॉइंटली, ओनरशिप जॉइंटली है इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, और ये इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ये लाइसेंस्ड है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SECP से, और ये एक अरेंजमेंट है मुशारका की, स्पेशल मुशारका। मुशारका की एक अरेंजमेंट है, उसके थ्रू ये दोनों ने ओन की हुई है मशीन। तो अगर इस तरह की सर्कमस्टांसेस हो तो बिजनेस जो है इस मशीन की डेप्रिसिएशन ले सकता है। इजारा भी सर यही होता है कि बैंक की ओनरशिप होती है और कंज्यूमर की इजारा ठीक है। फैसिलिटी, मुशारका भी, इजारा भी। ठीक है जी, तो मुशारका का जिक्र है इसमें, तो मुशारका का हम कह रहे हैं। तो ये जॉइंटली ओन्ड इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज लाइसेंस्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड SECP, उसके साथ अगर जॉइंटली ओनरशिप है देन डेप्रिसिएशन में बी क्लेम्ड। अच्छा, बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने रेजिडुअल वैल्यू का आपको बताया था, ये वाली स्क्रैप बताया था ना? यस सर। ये अकाउंटिंग का तरीका मैंने बताया था। ये क्या बताया था? अकाउंटिंग का तरीका। लेकिन टैक्स के अंदर अगर कोई आपको कैलकुलेशन करवाता है जी कि 1 करोड़ कास्ट है, रेजिडुअल वैल्यू ये है और उम्र 5 साल है, तो इसकी टैक्स के लिहाज से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे अंडर सेक्शन 22। सिंपल ऐसे कह देता है। तो मोहतरम, ये जो रेजिडुअल वैल्यू होती है सेक्शन 22 के लिए आप इसे इग्नोर कर देंगे। आप इसे क्या करेंगे? इग्नोर कर। अकाउंटिंग वाले इग्नोर नहीं करते। जब टैक्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं और इस तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ये 20 लाख पर ईयर बन जाएगी। तो सिंपल मैसेज ये देना था कि अगर एक MCQ आ जाता है और उसमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 इफ एन एसेट हैज रेजिडुअल वैल्यू will you account for this residual value while calculating the depreciation? No. So you will say No. no. हाँ जी, क्या हुआ? ये पता नहीं कह रहे हैं कैमरा पोजीशन चेंज करें। कैमरा तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही ठीक है। पूछें जरा इनसे जी, dear Zoom participants, some of you are facing the problem related to camera. सिर्फ 2 बंदों को है, तो बाकी नहीं। Who are those? नासिर और ज़ारा। Nasser is बाकी- consistent. हाँ जी, बाकी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, सारे कह रहे हैं। बाकी और पूछो जरा। ये प्लीज बाकी भी कमेंट करें कि नासिर इज अ गुड स्टूडेंट। ओके सर, पूरा बोर्ड नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं वो ज़ारा। नहीं, ये देखो बेटा, जितने भी मैं लिख रहा हूँ उतना आ रहा है। सर ऊपर से नजर नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया कि ये जो हमने जॉइंटली ओनर लिखा है ना, हाँ जी, वो नहीं ये नहीं आ रहा। आप ही क्रैक से नीचे नीचे लिख लें, तब तक क्लियर है सारा। ठीक है, मैं इसको तो पहले थोड़ा सा ऐसे करें। अब बताएं। हाँ जी, अब बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही है। चलो, वी आर सॉरी फॉर दैट कि हमने मार्जिन से थोड़ा सा बाहर गए। तो अच्छा कि आपने हमें वहाँ पे बता दिया। ओके चलो, ओके है जी। अब चलो, थैंक यू। अच्छा, तो
आगे इसको और आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार, अब हम इसी एसेट को, अब मैं यहाँ पहुंच गया था कि रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू वैल्यू क्या होगी। और दूसरा आपको पता होना चाहिए रेट। अगर आपको रेट का पता है, रिटर्न डाउन वैल्यू का पता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, साल का डेप्रिसिएशन निकल आएगा। तो इसलिए एक आपको इसका पता होना चाहिए और एक आपको इसका पता होना चाहिए। तो पहले का ना भी पता हो तो कोई, लाइफ का पता ना भी हो तो कोई बात नहीं। इस मेथड में लाइफ मैटर नहीं करती। इस मेथड में आपको रिटर्न डाउन वैल्यू का पता है, परसेंटेज का पता है, लाइफ डजंट मैटर। एज आई टोल्ड यू, a number of way, there are number of way to calculate the depreciation, but in section 22 they are allowing only one method, and that is Written down value. तो अब इन दोनों का पता होना चाहिए। वो रेट में आपको बता देता हूँ कि रेट क्या है। जी सर। रेट जो है स्टार्ट हो रहे हैं 10% से लेकर 30% तक चला। कहाँ से लेकर 10%, रेट जो है वो 10% से लेकर 15%, फिर 15% और फिर 30%। 10% में क्या आता है? आई थिंक ये बिल्डिंग्स और अदर इस तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टीज में। 15% में क्या आता है? आपके प्लांट, आपके व्हीकल, आपका फर्नीचर और इसी तरह की दूसरी चीजें। 30% रेट किसका आता है? आपके आईटी रिलेटेड चीजों का, आपके कंप्यूटर का, आपका प्रिंटर और अलाइड चीजें जो, और आईटी इक्विपमेंट और जो दूसरे हैं। फिर 30% के हिसाब से चल रहे हैं। और क्या होता है? 30% कोई आपका हवाई जहाज है ना। अगर देखो, देयर आर सम बिजनेसेस व्हिच आर ऑपरेटिंग द एयरक्राफ्ट्स। यस सर। एयरसेल, क्या एयरसेल will not calculate its business income? They will. Definitely they will calculate their business income. Then how they will calculate? They have the aeroplane. They will have the written down value of aeroplane. They have the rate of depreciation. So written down value will be multiplied by the rate, and they will calculate the depreciation and they will deduct that amount. Yes sir. ओके, तो 30% हवाई जहाज, ठीक हो गया। तो ये है वो, हाँ 35 की 30। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें वो सारे लिखे हुए हैं, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें बहुत से जैसे प्रोफेशनल बुक्स हैं, इसमें पावर चैनल आइटम्स हैं, शिप्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें 15% वाले में आ रही हैं। हवाई जहाज 30 वाले में आ रहा है और 30 वाले में कंप्यूटर वगैरह आ रहा है। तो ये वो याद करनी पड़ेगी रेट। थोड़ा सा है, 3 या 10, 15, 30, 3 है तो इनको कर ही लो तो बेहतर है। ओके सर। क्या ख्याल है? एक आध नंबर आ ही ना जाए कहीं पे। अगर मैं कह दूं ना करो, कल को पेपर में आ जाए तो फिर मसला हो जाएगा। चलिए तो 10 15 30। हाँ 10 15 30 है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको ना रिटर्न डाउन वैल्यू से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहला साल क्या है जी? पहला साल। हम सपोज करते हैं कि इस मशीन को हमने 1/7/2019 को हम अपने इस्तेमाल में लेके आए। जिस साल में ये इस्तेमाल में आती है उसके साल की, अच्छा ये याद रखिएगा कि वो कहता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईयर ऑफ द टैक्स ईयर। टैक्स ईयर के पहले दिन जो उसकी वैल्यू होती है वो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। पहले दिन जो वैल्यू होती है वो होती है, वो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है।
ठीक है। ऐसे ही। ये किसी भी तरीके से अगर पूछ ले पेपर में तो आपने आंसर कर देना। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है जो एसेट की साल के शुरू में पहले दिन पे होती है। अब मिसाल के तौर पे ये 1/7/2019 को आपके बिजनेस में शामिल हुआ। जी। कितने का हुआ जी? 10 मिलियन। 10 मिलियन। समझ लें कि ये प्लांट है, हैवी प्लांट मशीन हमने कहा। तो इस एक तो ये आ गई WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। अब बताओ रेट क्या है? 15%। 15%। तो करो मल्टीप्लाई 15% से, तो 15 लाख नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आ जाएगा। जी। तो डेप्रिसिएशन इस साल के लिए कितनी हुई? 15 लाख। ये कहाँ पे लेके जाओगे? यहाँ से उठाओगे, डेप्रिसिएशन के अंदर जाके लिख दोगे 15 लाख। अब बताओ कि जब अगला साल शुरू हो रहा है, जी। यहाँ देखना, अगला साल शुरू हो रहा है जी। और वो शुरू हो रहा है 1/7/2020। इस साल के शुरू पे बताओ कि एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी? 85 लाख से माइनस जितना ये पिछले साल के शुरू में था उस साल के Depreciation डेप्रिसिएशन माइनस करो और अब कितनी हो जाएगी? 85 लाख। 85 lakhs और 8.5 मिलियन। ये अब समझ आई या नहीं Yes, आई? sir. इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितनी होगी? ये 15% की था। 15%। इसका 15% निकालो। 12,750। 12,75,000। 12,75,000। तो अगले साल की जब ये बनाई जाएगी जी। तो अगले साल ये माइनस कर लिया जाएगा डेप्रिसिएशन का। Yes, sir. तो ये समझ आ गई कि आपने Yes, sir. डेप्रिसिएशन ये आ गई। कैलकुलेट कैसे करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे ना उसने एक नया लुच फ्राई किया, आप समझ लीजिए। वो क्या किया? उसने कहा कि अगर ये जो एसेट आपने खरीदा है ये पहली दफा इस्तेमाल हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर, तो फिर आप क्या करोगे? अगर ये एसेट पहली दफा इस्तेमाल हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर और ये 1/7/2020 को या इसके बाद इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, Yes, sir. कि ये एसेट पहली दफा Yes, sir. 1/7/2020 या इसके बाद इस्तेमाल हो रहा है। आप समझ लो कि यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं था, हाँ जी। ये खरीदा ही 1/7/2020 को गया है और इसको इस्तेमाल करना शुरू। इसकी कीमत जब खरीदी है तो है ही इतनी, समझ लो, मान लो। Yes, sir. मान लिया तो 85 लाख। इसकी ये रिटर्न डाउन वैल्यू जब पहले आया आपके पास और रेट आ गया आपको पता है 15%, अब इसका कितनी बन गई इसकी डेप्रिसिएशन? 12,000। तो कहता है कि जब ये बन जाए ना तो इसको जो भी बनेंगी उसका 50% कर, इसका 50% करो, कितना बन गया? इसका आधा कर दो। Yes, sir. तो वो कह रहा है कि इसके बाद इसके इस डेट के बाद अगर पहली दफा आपने एसेट खरीदा है और बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू किया है तो इस डेट के बाद सालाना जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ करेगी उसका 50% कर दिया करेंगे और उसको इधर लिखा करेंगे। अच्छा। बात जो समझ आ गई? डेप्रिसिएशन होगी उसका भी उसका 50% कर, उससे वो डिडक्शन मिलेगी। उसको 2 डिडक्शन नहीं मिल रही, उसने कम कर दी है। मतलब कि वो डिडक्शन उसमें उसको से जो वो है हो हाफ जाए। वाली मिलेगी उसको। हाफ वाली मिलेगी। अब बात समझ आ गई? जी सर, आ गई। नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, चुप रहिए। Yes, sir. हाँ सही लुच फ्राई की। हाँ, मैं दोबारा ये मैंने लुच फ्राई किया ना, उसने कहा 6,37,500 बनती है। कि उसने कहा कि अगर ये मशीन आपने 1/7/2020 या इसके बाद खरीदी है और आपने बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो जिस साल आप खरीदेंगे, ये साल खरीदी, उस साल उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उसकी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे जैसे कर रहे थे। जो भी डेप्रिसिएशन बनेगी उसका 50% सिर्फ आपको रिडक्शन अलाउ होगी। ठीक है, तो इसका 50% कितना निकल आया? 6,37,500। 6,37,500। अब इस साल, अब ये समझ लो कि ये साल शुरू इससे हुआ है तो यहाँ पे हम 6,37,500। ये बड़ा सिंपल सी बात। सर दोनों कंडीशन होना जरूरी है कि बिजनेस में भी पहली दफा यूज हो रही हो और डेट के बाद हो? सिंपली बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है जब आपने परचेज किया,
अगर इसका परचेज इस डेट को या इसके बाद हुआ है तो आपने, और जब डेफिनेटली अगर कोई आप एसेट बिजनेस में इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे होगी? तो फिर नेक्स्ट ईयर से भी हाफ ही मिलेगा। इसका इसके बाद इस डेट के बाद जो भी एसेट परचेज किया जाएगा उसका हर साल का डेप्रिसिएशन परसेंटेज ठीक है, हाफ ही मिलेगा। हाफ ही मिला करेगा, 50% ही मिला करेगा। ओके, ये होगी बात। जी सर। चलो, ये मोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझ आ जानी चाहिए। आगे है सर, आपने समझाइए सर। अच्छा, वो कहते हैं कि अब देखो ये चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स है। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई। Yes, sir. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये पार्शियल वार्शियल कर रहा हूँ, ठीक है। ये पार्शियल शार्शियल अच्छा, अब वो एक और चीज समझाना चाह रहे हैं हमें, और वो ये है कि देखो कुछ इनिशियल अलाउंस भी होता है। Yes. क्या होता है? इनिशियल वो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। इससे वेरी नेक्स्ट सेक्शन जो है इनिशियल अलाउंस का है। लेकिन वो कहता है कि इनिशियल अलाउंस, इनिशियल से क्या होता है? शुरू वाला अलाउंस। तो कहते हैं जब आप इसको परचेज करते हो ना, तो अगर 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 हमने पहले पढ़ा था डेप्रिसिएबल एसेट, Yes, sir. यहाँ मैंने बना के बताया डेप्रिसिएबल एसेट होगा तो Yes. डेप्रिसिएशन होगी। उसने कहा इनिशियल अलाउंस के लिए सिर्फ उस एसेट को इनिशियल अलाउंस मिलेगा जो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। इनिशियल अलाउंस किस एसेट को मिलेगा? जो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है। अब एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट को हम सेक्शन 23 में पढ़ लेंगे जाके। आप मान लो कि आपको पता है कि कोई ये वाली मशीन जो है ये एक एलिजिबल, ये क्या है? एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है और इस पे आपको इनिशियल अलाउंस भी मिल रहा है। बड़े साहब, Yes, sir. ये मशीन एक एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है और इस मशीन के ऊपर आपको क्या मिल रहा है? इनिशियल अलाउंस भी मिल रहा है। जिस मशीन के ऊपर आप ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है और इनिशियल अलाउंस मिल रहा है, उसकी ये रिटर्न डाउन वैल्यू लिखने से पहले जो भी जितने इसकी कास्ट थी उसमें से माइनस कर देना इनिशियल अलाउंस को। जी। तो अब हम रिटर्न डाउन वैल्यू को कैसे मालूम करेंगे? जी, पहले साल के लिए। काम मुश्किल तो नहीं होता जा रहा? नहीं सर, आप साल करके बता रहे हैं इसलिए मुश्किल लग रहा है। मुश्किल तो मुझे पता मुश्किल है, ये है। मुश्किल है सर। हाँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप इसको Yes. कि अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे मालूम होगी? रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस इनिशियल इज इक्वल टू जितने की कास्ट पड़ी माइनस इनिशियल अलाउंस। अब इस सिलसिला में हमें कास्ट कितने की पड़ी? 10 मिलियन 10 मिलियन। 10 मिलियन कास्ट मल्टीप्लाई बाय, याद रखिएगा पेपर में आ सकता है कि इनिशियल अलाउंस का रेट क्या होता है। पहली बात, इनिशियल अलाउंस किस एसेट पे चार्ज होता है? डेप्रिसिएबल एसेट पे, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट पे, दोनों पे हो सकता है, नन ऑफ द अबव। तो आपका इनिशियल अलाउंस के लिए आंसर क्या होना चाहिए? एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। और फिर आगे वो पूछ सकता है कि जो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है उस पे इनिशियल अलाउंस का रेट 20% होता है, 15% होता है, 25% होता है, 35% होता है। तो आपने कहना है 25% होता है इनिशियल अलाउंस। ठीक हो गया जी। तो दो क्वेश्चन तो सीधे सीधे वो पूछ सकता है आपसे। अच्छा, अब करो 25%। सर 25% ऑफ कॉस्ट। हाँ, ये जो कास्ट, तो 25% ऑफ कास्ट। अभी मैं आपको ये, अब मैं अगर आपको बताऊं ना ये कास्ट कैसे मालूम होगी, तो आपके लिए और ही मसला खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा सेक्शन 76 को पढ़ लो, इसमें कास्ट मालूम करने का तरीका लिखा हुआ है। लेकिन ये 76 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम कास्ट मालूम करने के तरीके को तरफ नहीं जाते। 2.5 मिलियन बनेगा तो 7.5 मिलियन 2.5 मिलियन या 25 लाख, तो कास्ट माइनस 25 लाख इज इक्वल टू 7.5 मिलियन, 75 लाख। अब 75 लाख के ऊपर क्या करोगे? 15%। तो 75 लाख का 15% कितना हो गया?
क्योंकि अब आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू 11,25,000। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई। ये कैसे बनी ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके साथ 15% को मल्टीप्लाई करो, 11,25,000। 11,25,000। इसका 50%। अब मेरी बात सुनो, इसका अब इसका मुझे आंसर बताओ कि अगर ये एसेट 1/7/2019 को आया तो फिर यहाँ डेप्रिसिएशन क्या लिखी जाएगी, और अगर ये एसेट 1/7/2020 को आया फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या लिखी जाएगी, फर्क बात बताए। अगर इससे पहले आया तो यही लिखी जाएगी, अगर उसके बाद आया तो इस पे 2 पे तकसीम करेंगे। किसके बाद? 1/7/2020। वेरी गुड, बस यही मैं चाहता था कि आपको ये दोनों का फर्क मालूम हो जाए। तो वो अगर उसके आपको बाद आया तो इसको 2 पे तकसीम करेंगे जो है तो वो देखना वो पेपर में परसेंटेज कह देगा 50। 50%, 40%, 60%, 70%, तो वहां पे याद रखना कितने परसेंट, 50%। 50%। तो मजा आ रहा है बहुत काफी। हाँ, लेकिन अगर ला का स्टूडेंट समझ रहा है तो इंशाल्लाह अकाउंटिंग वाला तो डेप्रिसिएशन तो वैसे दी जाएगा। ऐसे ही है। तो अब अगले साल की अगर हमने अब समझ लो कि ये था, अब यहाँ मान लो कि यह 1/7/2020 उस वक्त की ये सारी हमने कैलकुलेशन की और इसका हमने 50% भी निकाल लिया, 5,62,000। 5,62,000 आ गया। अब बताओ मुझे कि अगले साल जब अगला साल स्टार्ट हो रहा है वो साल हम इसको, अगला साल स्टार्ट हो रहा है, अगला साल स्टार्ट हो रहा है और अगला साल होगा 1/7/2021। आप बताओ रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी अगले साल के स्टार्ट पे। सिंपली जो एक्चुअल कास्ट थी उसमें से जो इनिशियल अलाउंस बना, इनिशियल अलाउंस बना माइनस ये, और माइनस जो है उसकी डेप्रिसिएशन। जो कास्ट थी उसमें से इनिशियल अलाउंस, उसमें से डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। 92,37,000। कितनी? 92 लाख। नहीं यार ये कैसे पॉसिबल है, 25 लाख 10, ये देखो 10, ये देखो ना कास्ट में कितनी पड़ी थी 10 मिलियन, माइनस 2.5 मिलियन इनिशियल अलाउंस का, माइनस 562 ये पहले साल की डेप्रिसिएशन। जब ये साल शुरू हो रहा है तो यही तो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी तो आपको, तो 75 ये हो गया, 75 में से 5,62,000 ये निकला तो 69 लाख कुछ बनेगा, क्या है जी वो 69,38,000। 38,000 ये है। इस तरह करके आपने, मकसद ये है कि पेपर में आपसे वो पूछेगा कि जब इनिशियल अलाउंस भी एप्लीकेबल है, डेप्रिसिएशन भी है, तो जो नेक्स्ट ईयर होगा उसकी आप रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। आप कहेंगे जितने का पहले आया था 10 का माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस लास्ट ईयर उसकी डेप्रिसिएशन, अगले साल की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ये होगी। सर इसका 50%। अभी कैसे करना है, तो डेप्रिसिएशन करेंगे तो उसका 50% करेंगे। नहीं आप फर्स्ट साहब 1 मिनट समझ नहीं आ रही आप। सर एक चीज भी नहीं है। हाँ बताओ। सर जो अगले साल होगा वो 10 मिलियन में से ये 5,62,000 मनफी यार करना अगले साल का तो अब शुरू, इस यहाँ से नया अगला साल शुरू हो जाएगा। सर ये कैसे अभी हमने रिटर्न डाउन वैल्यू बस निकाली है, अभी तक डेप्रिसिएशन ही निकाली। देखो डेप्रिसिएशन तो इस आगे चलाएंगे ना, अब हम सारी चीजें भूल जाओ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमने एसेट कितने का लिया, 10 मिलियन कितने का लिया, इसको हमने कहा ये जी एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। जो भी एसेट जो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है उसकी इनिशियल अलाउंस मिलता है। इनिशियल अलाउंस कितना मिलता है 25%। हमने इसका 25% निकाल लिया, 25 लाख निकला। यस सर। तो हमने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या किया, ये वाला जितने का लिया माइनस इनिशियल अलाउंस, तो हमारी वैल्यू कितनी बन गई
7.5 मिलियन। हाँ जी 75 लाख वाली 75 लाख के हमने रेट जो है डेप्रिसिएशन को उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 11,25,000। अभी 11,25,000 ही रहनी थी, लेकिन मसला ये है कि ये एसेट तो हमने लिया है एक एक साल साल 2020। तो ये सेक्शन 22 कह रहा है कि जो एसेट एक साल 2020 या उसके बाद लिया जाएगा तो उसकी जो भी डेप्रिसिएशन बना करेगी उसका 50% कर दिया करो। वो हमने कर लिया। अब अगले साल जब हमने जाना है एक साल 2021 को, तो अगले साल की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू होनी चाहिए थी। तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी। कौन सी, इतने का लिया था, इतना इनिशियल अलाउंस, इतना पिछले साल की डेप्रिसिएशन, इन सब को नेट ऑफ किया तो इस साल की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। तो अब अगले साल की डेप्रिसिएशन यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके अगले साल के लिए आपको रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज वही रहेगी। तो इस साल की क्या बनेगी, इस साल की डेप्रिसिएशन बन जाएगी और उसका 50%। फिर उसका 50%। तो ये काम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ गया सर। हाँ जी, सर एक चीज मैं जो पूछना चाह रहा था उसके लिए समझ जाइए। तो वो तो हमने पूछ ली है। सर ये 5,62,000 आया, तो ये सारा प्रोसेस हमने इसको डिडक्ट करने के लिए निकाला था ना, हाँ जी, तो ये तो दर उस खर्चे में डिडक्ट होगा, तो अगले साल में ये फिर माइनस कर 2,50,000 फिर क्यों उसमें से नेगेटिव हुए? ये सिर्फ यही होना था। ये यस सर। नहीं बेटा, ये देखो यहाँ पे तो अगर 2,50,000 हो गया था तो फिर मुझे यहाँ पे 75 लिख देना चाहिए। मैं 75 तो नहीं लिख रहा, मैं तो 10 लिख रहा हूँ जितने का मैंने लिया था। तो 10 लिख के मैं उसमें से सर ये दोनों ठीक है सर। बात समझ आ गई कि नहीं आ रही? मैं डबल नहीं कर रहा, सिंगल ही रह रहा है। इधर क्या राय आ रही है? चलो मैं आगे तो चलता हूँ, अगर सुकून है तो सुकून है जी। बस वो एक दो टर्म थे वो आ गई आ गई है ना। काफी ज्यादा मैसेज है, मतलब 2020-19 के इन करके हैं अभी। फिर इसके एलिजिबल क्वेश्चन भी होगा तो लास्ट में हम कर देंगे एड्रेस। अच्छा, नहीं इसको ना एड्रेस अच्छा ये कह रहे हैं 50 ओनली फर्स्ट ईयर के लिए है, नहीं हर साल होगी बता रहे हैं। हाँ मैं इसको ना करके देखो एक मैं, और क्योंकि देखो कि मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ी सी इस पे और मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो सबको पता है कि ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इनसे नीचे लाइन लगा दें ताकि आपको पता चलेगा वहाँ तक चीज़। हाँ, बाकी चीजें होगी कि हम सिर्फ इसको समझने के लिए कर रहे हैं। नहीं जी, जी थोड़ी छोटी अमाउंट ले लेते हैं। ये कैलकुलेशन ही क्लियर है। ये नहीं कि एक एसेट वो मशीन नहीं है, वो आपने खरीदा है 1/7/2019 को। परचेज कितने का किया? छोटी अमाउंट लिखवा लो। 1 मिलियन हम ना 1 मिलियन 5 लाख कर लें पूरा आसानी से। हम 1 राउंड करते हैं, 1 1 मिलियन का इतने का खरीदा हमने। अब ये जो खरीदा है ना, इसको हम कहते हैं कि ये एक तो डेप्रिशिएबल एसेट तो है ही है, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट भी है। और जो एसेट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होता है उसका इनिशियल अलाउंस भी मिलता है, और इनिशियल अलाउंस का रेट क्या है? 25%। तो इसका इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? 25% ले लिया इसका। हमने जो 2.5 कहा लाख आ गया। 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 25%। तो आंसर क्या आया? 2.5 लाख। 2,50,000। तो इनिशियल अलाउंस मिल गया, इसका मतलब है कि 2,50,000 इसकी वैल्यू कम हो गई। चलो 2,50,000 हो गया, करो अब क्या लिखना? 7.5 लाख। 7,50,000। ठीक है जी। अभी 7,50,000 क्या है हमारी?
ये वो वैल्यू है जिसके साथ डेप्रिसिएशन रेट ने मल्टीप्लाई किया। अभी डेप्रिसिएशन रेट का हमें पता है कि ये प्लांट है और प्लांट का रेट कितना है 15%। 15%। जी अब प्लांट का रेट 15% है तो 7,50,000 का 15%, इसका 15% 1,12,500। 1,12,500। जब मैं 1,12,500 ये माइनस करता हूँ, ये डेप्रिसिएशन बनी तो 6,37,500 6,37,500। तो ये साल 1/7/2019 को स्टार्ट हुआ और जब ये एंड हुआ 30/6/2020 को, उस वक्त जो हमारा प्लांट था उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है? ये 30/6 को ये वैल्यू थी। अगला दिन जब चढ़ा 1/7/2020, तो जो पिछले दिन की क्लोजिंग वैल्यू तो होती है, अगले दिन की ओपनिंग वैल्यू होती है। तो अगले दिन की ओपनिंग वैल्यू क्या होगी? 6,37,500। ये है जी। अब जब आप क्या करेंगे, जब आप करेंगे, अब आपको यहाँ पे ये जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं वहां पे आप क्या क्या कुछ माइनस करेंगे? एक माइनस करेंगे इनिशियल अलाउंस और दूसरा माइनस करेंगे, ये इनिशियल अलाउंस नहीं था, ये इनिशियल अलाउंस, एक इनिशियल अलाउंस और एक डेप्रिसिएशन। इन दोनों से आप अपने मुनाफे को कम कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आई? क्लियर हो गया? अगले साल भी ये सर्कल चलता रहेगा, उससे अगले साल भी ये सर्कल चलता रहेगा। फर्क? इज इट ओके नो? अब क्या हुआ, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो काम स्टार्ट हुआ था जब ये एसेट परचेज किया था वो 1/7/2019 को नहीं किया, 20 को किया। कब किया है? 1/7/2020 को। 1/7/2020 को। तो यहाँ पे कानून में तब्दीली आ गई थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई एसेट 1/7/2020 या उसको बाद में परचेज किया जाएगा ना, तो उसकी जो भी डेप्रिसिएशन हुआ करेगी वो उतनी नहीं हुआ करेगी, बल्कि उसका 50% उसका वो 50% हुआ करेगी। तो अभी 1/12 ये निकला, इसका 50% निकालो, 56,250। 56,250। तो हमें मजबूरन यहाँ पे इसको खत्म करना पड़ेगा और इसकी जगह 56,250 लिखना पड़ेगा। अब मैं लिखता हूँ 56,250। अब जब ये साल खत्म हो रहा है तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ये नहीं रहेगी, बल्कि 10 लाख का लिया, 2,50,000 इनिशियल अलाउंस चला गया और डेप्रिसिएशन ये आई। अब इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या हो जाएगी? 693,750। जो एक दिन की क्लोजिंग वैल्यू होती है, अगले दिन की, अगले साल की क्या होती है? ओपनिंग वैल्यू। तो यहाँ पे ये वाली ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी 693,750। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट। सर अगले साल भी ये सारे प्रोसेस होंगे? अगले साल इनिशियल अलाउंस तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो जिस साल लिया होता है उस साल ही मिलता है, ये खत्म हो गया। अगले साल सिर्फ होगी डेप्रिसिएशन। आप यहाँ पे लिखोगे 693,750 और यहाँ पे इसका रेट हम अगले साल की कैलकुलेट करते हैं। 693,750 मल्टीप्लाई बाय 15%, जवाब क्या आया जी? 1,04,062। 1,04,062 जी अब इसका निकाल दो 50%, क्योंकि ये ऐसे 2020 के बाद ही। हाँ जी 52,031। 52,031। ठीक है जी। तो अब अगले साल ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 52,031। अब बताओ रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ यार। 6,41,719। 6,41,719। ये समझ आ रही है अभी आपको? इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा और ये जो भी डेप्रिसिएशन आया करेगी उस साल की जो प्रॉफिट है उसको कम कर दिया करेगी। ओके हो गया? ओके चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो अभी स्टार्ट है। Section नहीं, अभी जो एसेट खरीदा है, अगर इस एसेट को जब दफन करना है उस वक्त की ट्रीटमेंट किसने करनी है?
जब आप इसको खत्म करेंगे, बिजनेस से निकाल देंगे। ये तो हमने किया बिजनेस के अंदर लेके आए, अंदर लेते लेते हमें इतना टाइम लग गया। जब हम इस एसेट को बिजनेस से बाहर निकालेंगे तो उस वक्त भी कोई ट्रीटमेंट करनी है या नहीं करनी? सर जब बुक वैल्यू जीरो हो जाएगी, जरूरी तो नहीं है। ये जीरो आप- माइनस भी हो सकती है। ये जरूरी तो नहीं है। आप कहीं जब ये साल खत्म हो रहा है, आप कहीं यार ये एसेट हमने नहीं इस्तेमाल करना, निकाल लो इसे, फिर क्या करोगे? मान लो, चलो एक बात याद रखिएगा, पेपर में आने वाला नोट करेंगे अपने पास। मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ, वो यहाँ प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब हमारे पास ना एसेट की दो तरह की किस्में बनती हैं। एक एसेट जो एक साथ 2020 से पहले वाला है, और एक एसेट जो एक साथ 2020 के बाद बाद वाला है। दो होगी, यस सर, हो गई ना? यस सर, तो दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग है, दोनों की ट्रीटमेंट अलग 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 है। हम दो कहानी बना लेते हैं, इसको भी नहीं मिटा सकता ना, सर आप क्योंकि नहीं मिटाना, इसको इसका इस्तेमाल करना है हमने। सर ये मिटा दें, ये साइड में लिखा हुआ हम ना इसको इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ तक आ रहा है ना अभी? है। हाँ जी, यस सर, सर आ रहा है। आ रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक है एसेट एक साथ 2020 वाला जिसको खरीदा, और एक है एसेट एक साथ 2019। ये इसलिए 19 लिख रहा हूँ कि एक इससे पहले वाला और एक इसके बाद। डेप्रिसिएशन में लिखता हूँ। जिस साल खरीदा, जिस साल परचेज किया, इसकी 50% उस साल की डेप्रिसिएशन और इसकी 100%। बिल्कुल ठीक है जी। जी। और जिस साल सेल किया, नोट करना, ये बात मैं इंपॉर्टेंट करने लगा हूं, जिस साल सेल किया, अगर एसेट एक साथ 2020 से पहले किसी भी डेट का परचेज किया गया है तो उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं दी जाएगी। तो उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं दी जाएगी। वो परचेज करने का था ना, यस सर, ये सेल करने का है यस सर, कि जिस साल सेल किया जाएगा, जैसे जिस साल अगले साल मैंने सेल किया 2000 एक साथ 2020 खत्म हुआ, Yes, sir. 30/6/2021, यस सर, मैंने इसको बेच लिया 1/8/2022 को। तो जब 2022 का टैक्स ईयर है, जब ये खत्म हो रहा होगा ना, उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, उस साल कोई डेप्रिसिएशन वही यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही क्लेम करेंगे। लेकिन अगर एसेट इस डेट में इसके बाद खरीदा हुआ है तो उस साल 50% हम चार्ज करेंगे मीन यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ आ गई? भले पढ़ी है नहीं पढ़ी? जी। पढ़ गई है, ऐसे परेशान नहीं होगा। यस सर, हाँ ना, इसको जब आप खुद पढ़ोगे ना तो फिर आपको और समझ बिल्कुल आएगा। ऐसे। और बड़ा मुश्किल काम ये है कि एक ही क्लास में जिसको बिल्कुल डेप्रिसिएशन का नहीं पता उसको समझाना, सभी सब्जेक्ट और उसी क्लास में एक जिसने एमफिल कॉमर्स किया होगा उसको समझाना। एमफिल कॉमर्स अभी हो सकता है वो परेशान हो रहा हो कि ये क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, और जो ला वाला है वो कह रहा है कि इतना मुश्किल काम है। ठीक है, तो दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस को इकट्ठे करना ये भी टीचर पे ही है कि वो बेचारा कैसे इकट्ठा करे ऐसे और फिर उनको साथ लेके चलना। तो ये बात पता चल गई। यस सर। अच्छा, अभी तो इसमें और बड़ी भी चीज नहीं है। अच्छा, हाँ, ये यहाँ पे ये वाली कहानी खत्म है अब? नहीं अभी खत्म अच्छा, है। अब मैं इनको कैसे समझाऊंगा? अच्छा, पॉइंट का देखो। अच्छा यार, अब हम समझना चाह रहे हैं कि अगर ये एक कारोबार है जिसकी हमने ये बनाई है इनकम स्टेटमेंट, इसकी हमने बनाई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हम पता चल जाए कि मुनाफा कितना आया। ये हमने वो स्टेटमेंट बनाई है यस सर, मुनाफा मालूम करने के लिए। अच्छा,
अब हुआ ये कि ये जो कारोबार है ना, इसकी कमाई पे टैक्स लगता ही नहीं है, इसकी कमाई एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। कुछ कारोबार ऐसे भी होते हैं उनकी कमाई टैक्सेबल इनकम नहीं होती, वो कमाई पे टैक्स होता ही नहीं है। कुछ अर्सा पहले, इस साल से पहले क्या था, इस साल से पहले ये था कि अगर कोई आईटी का बिजनेस कर रहा है और आईटी की सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर दे रहा है, तो जब वहां से कमाई आती है उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो आईटी के कारोबार करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, होते हैं। अभी कमाई एग्जाम्प्ट है, क्या उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे? जी। अब देखो क्वेश्चन बड़ा सॉलिड सा बन गया है कि जिसकी आप बना रहे हो उसकी कमाई ही एग्जाम्प्ट है, जो कुछ भी वो नीचे निकालेगा, जो भी टैक्सेबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट निकालेगा, क्योंकि टैक्सेबल तो निकलेगा नहीं क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन जो भी प्रॉफिट निकालेगा, प्रॉफिट पे कैसे पहुंचा जाता है? जो कमाया और जो खर्चे किए, जो कमाया उसमें से खर्चे माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकल आता है। अच्छा, यहाँ जो प्रॉफिट निकला उसमें कोई टैक्स नहीं है, लेकिन याद रखिएगा खर्चे कैलकुलेट जरूर करने हैं, डेप्रिसिएशन जरूर कैलकुलेट करनी है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। ठीक है, क्यों करते रहना है? देखो टैक्स ईयर 2021 आईटी का बिजनेस टैक्स से एग्जाम्प्ट था। टैक्स ईयर 2022 आईटी का बिजनेस टैक्स से एग्जाम्प्ट खत्म हो गया, खत्म हो गया। सही। अब जब खत्म हो गया तो उस वक्त कैसे पता चलेगा? जो 2 साल पहले लैपटॉप बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा था, जब 2022 स्टार्ट हुआ तो उस वक्त रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी? अगर आप कैलकुलेट ही नहीं करते रहे, आप पता चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए बात ये कहने जा रहा हूँ कि एग्जाम्प्ट चाहे है, आप कैलकुलेट करते रहेंगे और जब एग्जाम्पशन रिमूव होगी तो वहां से रिटर्न डाउन वैल्यू आपको पता होगा, वहां से आप आगे काम शुरू कर दें जिस तरह ये सिंपल कर रहे हैं। सिर्फ कैलकुलेशन ही होगी या वो प्रॉफिट मिलेगा? जो एग्जाम्प्ट हो रहा है भाई सिर्फ कैलकुलेशन करके रख लोगे, क्योंकि यहाँ पे वो तो जो भी इनकम आएगी उस पर टैक्स नहीं लगना, लेकिन आप कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 की डेप्रिसिएशन करते ही रहेंगे। सही। और क्योंकि जब ये एग्जेम्पशन रिमूव होगी उस वक्त आपको सही रिटर्न डाउन वैल्यू का पता होगा और आप उस साल से डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया जी। अभी तो मैंने आपको वो खरीदा है, अभी इसको बेचना है और बेच के मुनाफा भी कमाना है या नुकसान भी होना है, उसका क्या करना है? हाँ जी, करें? जी सर, करते हैं, लेट्स डू इट। हाँ, तो इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमने ये कहा कि यहाँ पे 30/6/2021 हो चुका है, उस दिन ये वैल्यू है। आपने क्या किया? आपने ये क्या किया कि इस एसेट को आपने बेच दिया। फरज साहब आप क्लास में नहीं है, फिर आपने क्वेश्चन करने हैं कि फिर मैं क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करूंगा। अच्छा, अब देखो आई कांट स्टॉप कि आप लिखते रहें, आप क्लास पे तवज्जो दें ना कि अच्छा अब ये हुआ ये कि इसकी रिटन डाउन वैल्यू इस डेट को ये है, आप 2/6/2021 इस एसेट को सेल आउट कर देते हैं। सही, सेल आउट कर देते हैं आप 7 लाख का। बाकी चीजों को साइड पे रख देना, सिर्फ मैं आपको नफा या नुकसान की ट्रीटमेंट बताने लगा हूं। कल को आप आगे पढ़ोगे सर आपने तो इस तरह कह दिया था, लेकिन मैं सिर्फ अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके जाने लगा हूं। जब आप बेचोगे तो आपको नफा होता है तो क्या करना है, जब आप बेचते हो नुकसान होता है तो क्या करना है। रिटन डाउन वैल्यू ये है, बेच के पैसा इतना आ गया। जिस चीज की कदर इतनी है उसकी कदर से ज्यादा पैसा मिल जाए तो जितना ज्यादा मिला वो आप अपनी इनकम में ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट हो।
वो गेन हो गया, तो गेन अपनी बिजनेस की इनकम में ऐड कर लिया। मैं रिपीट करता हूँ, आपके एसेट की कदर 6,41,000 है, आपको मिल गया 7 लाख। 7 लाख और 6,41,000 का जो फर्क है वो आपका मुनाफा है, और वो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव ऐड कर देंगे यहाँ पे। और अगर अगर सुनिएगा, अगर ये अब मैं इसके अपोजिट जाने लगा हूँ, 6 लाख का बेच अगर ये 6 लाख का बिक जाता तो लॉस होता है 40,000। तो जिसकी रिटर्न डाउन, जिसकी कदर ये थी 6,41,000, आपको मिल रहा है 6 लाख, इसका मतलब है 41,000 आपको घाटा पड़ रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे डिडक्शन लॉस हो जाएगा, वो माइनस कर लें। बात समझ आ गई? जी सर, चलो ये तो आसान थी। चलो शुक्र है यार। लेकिन यहाँ पे ना बस अब मैं सिर्फ एक चीज़ में ज़्यादा नहीं जाऊँगा गहराई में, क्योंकि मैं गहराई में काफ़ी चला गया। जी शायद आप लोग परेशान नहीं हो रहे हो, लेकिन गहराई में जाना भी जरूरी था, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा था। ठीक है, कुछ स्टूडेंट परेशान भी होंगे, इतना मुश्किल है ये, लेकिन व्हाट कैन आई डू, मैंने तो आपको बताना था कि भाई ये ऐसे है। अच्छा, ये वाला ज़रूर कर लिया, ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि रिटर्न डाउन वैल्यू को मालूम करते हुए कि 6,41,000 ही रहेगा या कमोबेश होगा। तो ये आपको पता है कि अगर ये इस डेट के बाद या इस डेट को दिया है तो जिस साल में डिस्पोजल होना है उस साल 50% डेप्रिसिएशन होगी, और अगर इस डेट, इससे पहले पहले कोई भी डेट है तो फिर उस साल की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। तो 6,41,000 ही रहना है अगर इससे पहले वाला है, और अगर ये है तो उस साल की डेप्रिसिएशन का 50%। आधा, तो फिर 6,41 में से आधी जो इस साल की डेप्रिसिएशन होनी थी वो माइनस हो जानी थी, और रिटर्न डाउन वैल्यू एक नई निकल आनी थी, और फिर जो नई रिटर्न डाउन वैल्यू होनी थी उसको कंपेयर करना था कि पैसा कितना आ रहा है बेच के, फिर दोनों का कंपेयर कर लेना था, नफा या नुकसान पता चल जाएगा, जो भी आएगा ट्रीटमेंट उसकी फिर वैसे ही करनी थी जो मैंने आपको बताया। ये कितना रह गया? अभी ये बड़ा है, देखो मैंने कॉन्सेप्ट बहुत दे दिए हाँ आपको, जी, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, ऐसे ही है। और मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे हो रहे हैं कॉन्सेप्ट। अब यार एक बहुत ही बारीकी वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्या कहा था शुरू में, फरज साहब, क्या मैंने यही कहा था कि एसेट चाहे मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर पार्शली बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो वो उसकी हम डेप्रिसिएशन करेंगे। अब यही मेरा एसेट है, ये वाला, ये 60% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, 40% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन मैं इसकी कितनी निकालूंगा, कितनी इसकी डेप्रिसिएशन किया करूंगा? जितना ही इस्तेमाल हो रहा है उसी से हिसाब से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मोहतरम जो इसकी डेप्रिसिएशन है, जो भी डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसका आपने उसको प्रोपोर्शनेट कर लिया करना है। क्या किया करना है? प्रोपोर्शनेट कर लिया करना है। जी उस्मान, ध्यान से बात सुने, मैंने क्या कहा है? आपने कहा जितना हिस्सा उसका यूज हो रहा है उतनी पोर्शन निकाल के, तो मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि ये 56,250 निकला है, जी ये इसलिए निकला है कि 100% यूज हो रहा है बिजनेस में। लेकिन अगर हमारा 60% यूज हो रहा है तो फिर फिर 60% हमने क्या करना है, कैलकुलेट ये पूरी की पूरी करके रख लेनी है, लेकिन इसका 60% क्या आया बता दो? है ना, ये भी कौन जी सा 33,750। 33,750। हम ये वर्किंग देंगे कि हाँ यार डेप्रिसिएशन तो इतनी बनती है, लेकिन अगर पूरे का पूरा इस्तेमाल कर ले,
क्योंकि हम पूरा नहीं कर रहे, हम पार्शियली यूज कर रहे हैं और पार्शियली परसेंटेज 60 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता, मुझे लिखना पड़ेगा जो नई फिगर आई है और वो है 33,750। 33,750। अब एक नया रफड़ शुरू हो गया कि जनाब रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी। ये माइनस करके रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, ये माइनस कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी 100% ले लेते हैं उसका। 100% ले कि रिटर्न डाउन वैल्यू तो 100% है, तो उसके ऊपर करना सही है। ठीक है सर। ये आपने इस तरह करते जाना है इसको, ये रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए ये, हाँ जी। और लेकिन जो टैक्स कटवाना है वो इस पे करना है, क्योंकि कल को हमने बेचना भी है ना, हाँ जी। जब बेचना है तो हमने देखना है इसकी कदर कितनी है। ठीक है, तो जो भी कदर होगी वो सही मालूम होगी, और जितना जितना हमें डिसअलाउ हुआ था, अब मुझे ये देखो 56 में से 33 को माइनस करो, कितनी डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो गई है, जल्दी बताया करो। जी सर 22,500 डिसअलाउ हुई है। 22,500। मैं इस पूरे को रिपीट करने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि ये एसेट 100% यूज नहीं हो रहा बल्कि 60% हो रहा है, क्योंकि पार्शियल भी यूज हो तो उसकी डेप्रिसिएशन भी करें। इसकी जब हमने 100% डेप्रिसिएशन निकाली थी वो बना था 56,250। हमने कहा ये हमारे बिजनेस में 60% यूज हो रहा है, तो हम डेप्रिसिएशन भी 60% ले सकते हैं। तो 56,250 का मैंने 60% निकलवाया तो वो 33,750 है, मैंने 33,750 लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मालूम करनी है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू तो जनाब 56,250 माइनस होगा तो फिर ही सही वैल्यू मालूम होगी, तो फिर रिटर्न डाउन वैल्यू वही आ जाएगी जो पहले लिखवाई थी मैंने। ठीक है। ठीक हो गया। अब रिटर्न डाउन वैल्यू तो हम सही मालूम करते गए जो भी आ रही है, और वो यहाँ पे वो तो सेम रहेगी। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू तो, लेकिन हमें अलाउ कितना हुआ, हमारे लिए कदर कितनी थी, बिजनेस के लिए कदर कितनी थी हमारे लिए यार, एक ये, और जितना जितना डिसअलाउ होता गया उससे इसको बढ़ा देंगे। गेन और लॉस निकालना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने कहा 6 लाख मिल गया, ठीक है, तो कहेंगे जब 6 लाख मिला इसका कंपैरिजन 6,41,179 से नहीं करना, इसका कंपैरिजन करना 6,41,000 लास्ट जितना भी डिसअलाउ हो गया था वो सारा ऐड होगा। कितना डिसअलाउ हुआ, चलो सिर्फ समझ लो ये डिसअलाउ हुआ, ये जमा ये दोनों को इकट्ठा किया, मुंह ना बनाओ को समझने की कोशिश करो। समझ आ गई है। समझ आ गई है ना, जिसको समझ आ गई है ठीक है। हाँ, मैं ऐसे मुंह बना रहा जैसे मैं थप्पड़ मार रहा हूँ। सही बात आपने बिल्कुल सही की है। ठीक है, मैं पूछ लूंगा सर आप नहीं यार ये देखो ना, मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जितना डिसअलाउ होता जाएगा ना, जब एंड पे हमने गेन और लॉस निकालना है ना, सिंपल वर्ड में सुन लो यार, कि जितना डिसअलाउ होता जाएगा ना, क्योंकि हम सारा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जितना डिसअलाउ होता जाएगा जब एंड पे गेन और लॉस निकालना है, रिटर्न डाउन वैल्यू को उतने ही डिसअलाउ से बढ़ा देना। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू जब बढ़ जाएगी वो आपकी उस वक्त की कदर होगी, जो मिल रहा है उन दोनों का मुकाबला करवा दोगे। अगर समझ आ गई, चलो ठीक हो गया। सिर्फ ये बताना पॉइंट्स और कितने रहेंगे। पॉइंट बहुत है यार, ये बड़ा गंदा था टेक्निकल है थोड़ा सा, ये जरा काउंटिंग की चीजें थोड़ी बेसिकली ना इसमें कैलकुलेशन और साथ में कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आ गए और अभी और भी आएंगे। अभी तो बात है हाँ यहाँ पर पहुंचे नहीं, बस लेकिन समझ आ गई, मुझे पता है आप लोगों को कि जितना डिसअलाउ होता जाएगा जब रिटर्न डाउन वैल्यू कैपिटल गेन या लॉस के लिए, गेन और कैपिटल गेन में सॉरी गेन और लॉस के लिए जब मालूम करना होगा तो उसको उतना जितना डिसअलाउ हुआ था उतना ऐड हो जाएगा। अच्छा एक वैसे वो पूछ बस मैं कहता हूँ कि यही काफी है जी सर। बस एक चीज और याद रखिएगा कि आप कभी भी जितनी कास्ट है एसेट की उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी
It is the systematic allocation of cost of asset over its useful life. जब कास्ट ऑफ एसेट को हमने सिस्टमेटिकली एलोकेट करना है उसकी यूजफुल लाइफ, यस अब कास्ट जो है उसको एलोकेट, अगर कास्ट है 1 लाख तो क्या हम एलोकेट 1.5 लाख कर देंगे? नहीं, 1 लाख ही करेंगे ना। सही हो गया। बिल्कुल ठीक है। ये एमसीक्यू है। ठीक है सर। बस करें। सर ये हुआ कहाँ तक निशान दिखाने के लिए? नहीं आप छोड़ दें ये ये तो हमने पढ़ लिया था। ऊपर जितना भी है। अच्छा इसको हम ऐसे करते हैं, इसको डिसकंटिन्यू करें। कर दें। हाँ इसको समझें। हाँ जी। मैं आप इधर इसकी बनाओ पिक्चर्स अभी इस बुक की जहाँ से मैं करवा रहा हूँ इलस्ट्रेशन के साथ, और वो स्टूडेंट को मिले, वो इसको रिपीट करें, और जब हमारी कल की क्लास हो तो उनके माइंड में क्वेश्चंस हो और वो मुझसे क्वेश्चन पूछें। ठीक है जी सर। तो हम इसको डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि आपके चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आसान करते करते थोड़ा सा मुश्किल आया तो सारा भागना शुरू हो गया। सर पिछला समझ आ गया, ये थोड़ा वो हो गया। अच्छा ये भी आपने लॉ में पढ़ा है ना, तो लॉ से पहले से क्वालिफिकेशन बीए है, बिल्कुल। और बीए में क्या है? सोशल बीए में सोशियोलॉजी है। क्या है सर? आप फिर हमें वो डिस्कस कर रहे हैं ना। हमको हमारे लोग बैठे हैं उनको समझ आ रही है। अच्छा ये मुझे इधर से भी बंद कर आने दे, नहीं अभी इधर से आने दे न्यूज़ जी, इधर चैट में बताएं जी, चैट में जी आ जाए। सर भाई बुक से पिक्चर ले लो। हाँ लो ये बेटा अभी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को छोड़ दो ना मेरी जान, अभी यहाँ तक नहीं हजम हो रहा ट्रांसपोर्ट व्हीकल की भी, क्या हमने डिस्कस किया उसको? अभी वो एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको अभी थोड़ा सा पीछे रहे बेटा। कैपिटल गेन नहीं, मुझसे गलती से वर्ड कैपिटल गेन आ गया, गेन कह रहा था मैं, प्रॉफिट। हाँ सबके लिए होगी। हाँ रेजिडुअल वैल्यू जो कबाड़ियों को देख के जो वैल्यू मिल सकती है, रेजिडुअल वैल्यू है, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है हाशिम साहब, आप हाशिम साहब कर देंगे। काशिफ रहमान बेटा यही वीर, आप जब चीजों को इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे घिस जाते हैं, आप गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो गाड़ी के जो टायर है वो घिस गए, तो घिस जाने से टायरों की कीमत में कमी आ जाती है कि नहीं? रगड़ लगती है ना जब चल रहा होता है उसके ऊपर। रोड रिजवान शाह साहब अभी आ रहे हैं फ्रॉम कोयटा। अच्छा तो जब गाड़ी चलती है रोड के ऊपर तो उसके चेन भी खराब होते हैं, गरारियां भी खराब होती हैं, उसके टायर भी खराब होते हैं। इसी तरह जब मशीन चलती है तो मशीन के भी पुर्जे खराब होते हैं। तो ये वियर एंड टियर हो रही है ना, ये क्या हो रहा है बेटा? उसका क्या करना है? 50% जो देखो ये तो एक तरीका बन गया ना कि जितना अलाउ होगा उतना माइनस करके बाकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी, वो अगले साल की जो ओपनिंग होगी और उसी के साथ अब मल्टीप्लाई होना है परसेंटेज ने। हाँ बेटा जरूर कर देंगे नाबिया आमिर, मैं कर दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, मैं करता हूँ। आप लोगों ने, मैं बुक के पेजेस शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने वो देखना है, उसको पढ़ना है और पढ़ के फिर जो है ना हमें बताना है, कल क्वेश्चन पूछने आप लोगों ने। ठीक है चलो लेट्स डिसकंटिन्यू इट।